गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में अम्ल क्षारक एवं लवण पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। और ये भी देखा था बच्चों हम लोगों ने कि अम्लों की रासायनिक गुण क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। तो देखिए बच्चों, क्षारक को यदि अगर हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन बनेगा। और अगर हम लोग क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण जल बनेगा। और ये अभिक्रिया कैसी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम लोग क्षारक को लवणों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तो बनेगा ही, साथ में हमें धातु ऑक्साइड भी मिलेगा। और क्षारक को अगर हम लोग अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा लवण तथा जल मिलेगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए कि क्षारकों का धातु से अभिक्रिया कैसे होती है। तो क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, जब हम लोगों ने क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला? लवण मिला, साथ में हमने हाइड्रोजन गैस मिली। तो उदाहरण के लिए हम लोग एक देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो जिंक है बच्चों वो धातु है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारक है। तो दोनों के साथ अगर अभिक्रिया होगी एक दूसरे के साथ तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट, जिसका सूत्र है Na2ZnO2 मिलेगा। और हमें साथ में क्या निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। इसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं तो एल्युमिनियम जो कि एक धातु है उसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे और जल भी साथ में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बच्चों, इस प्रकार जो अभिक्रियाएं होती हैं ये आपको समझनी पड़ेगी और अभिक्रिया जो है वो एग्ज़ाम में आती भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम जिंकेट मिलेगा और एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे लेकिन साथ में हमें जल भी लेना पड़ेगा और हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों क्षारकों का अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये भी हम लोगों ने यही अभिक्रिया हम लोगों ने अम्लों के साथ भी देखी थी जब हम लोगों ने रासायनिक सूत्र पढ़ा था अम्लों का कि अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और हमें मिलता है लवण तथा जल मिलेगा। तो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। तो NaOH यानी कि एक क्षारक लिया हमने, साथ में हमने HCl यानी अम्ल लिया, दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें मिला NaCl। एक और उदाहरण देख लेते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें KCl मिलेगा, साथ में जल मिलेगा। तो जो KCl है तथा NaCl है ये बच्चों लवण हैं। अब देखेंगे बच्चों क्षारकों की लवणों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक धातु लवणों से क्रिया करके अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने लिया है जो धातु लवण लिया है वो है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। साथ में हमने इसका क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे NaOH और हमें मिलेगा Na2SO4 जो कि है सोडियम सल्फेट और साथ में हमें मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड यानी ZnOH का होल ट्वाइस जो कि एक अघुलनशील पदार्थ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी क्षारक का धातु लवण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें धात्विक
अघुलनशील हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एक और उदाहरण देखेंगे कि FeCl3 का हमने अभिक्रिया कराई NaOH के साथ, तो हमें मिला NaCl, यानी हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड यानी कि धात्विक लवण, उसका हमने अभिक्रिया कराई क्षारक के साथ NaOH, और हमें मिला NaCl, साथ में फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला FeOH का होल थ्राइस, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड है, जो कि बैठ जाएगा नीचे। अब देखेंगे बच्चों कि क्षारक की अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो क्षारक अधातु ऑक्साइड्स के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिया है, इसका हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा तथा हमें जल मिल रहा है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये लवण है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो हमने अधातु ली है, तो जो अधातु है उसकी प्रकृति यहाँ पे अम्लीय होती है, यानी क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी आ जाएगी अधातु की तरीके से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्ल की तरह काम करेगा। और यहाँ पे जो उदाहरण हमने देख रखा है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक क्षारक की तरह काम कर रहा है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके मम्मा पापा जो हैं बोलते हैं कि जो पीतल के बर्तन हैं या तांबे के बर्तन हैं उसमें आप दही नहीं रखेंगे या कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं रखेंगे। तो दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि दही अम्लीय किस नेचर के होते हैं, ये खट्टे होते हैं। तो अम्ल क्या करेगा, धातु से क्रिया शीघ्र ही क्रिया कर जाते हैं। यदि दही एवं खट्टे पदार्थ धातुओं के पात्र में रखते हैं तो धातुओं से क्रिया करके विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यानी जो भी वो पदार्थ का बनाएंगे वो एक तरीके का विषैला पदार्थ होगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बच्चों पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा पहले प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलेगी। तो उदाहरण देके आप समझाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, H2O निकलेगी। लेकिन इसको लिखेंगे किस प्रकार वो देखते हैं। तो धातुओं से अम्ल की अभिक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप कोई भी एक उदाहरण लेकर के लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है जिंक प्लस हमने H2SO4 लिया है, तो हमें बनेगा लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस निकलती तो लवण बनेगा ZnSO4। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए यदि हम गैस के पास माचिस की जलती हुई तिल्ली लेके जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। इससे बच्चों हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध हो जाती है। यानी जब भी आप कोई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो किस तरीके की आवाज़ निकलेगी, उसमें ये फट फट की आवाज़ निकलेगी। और जब इस तरीके की आवाज़ निकलेगी तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कोई धातु यौगिक लिया आपने जिसका नाम आपने A रखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। क्या होती है, बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, यानी जो आपने यौगिक मिला है आपको उसमें एक तो कैल्शियम क्लोराइड है,
तो इस अभिक्रिया के लिए संयुक्त रासायनिक समीकरण लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक रासायनिक समीकरण लिख देना है जो ये बता रहा है। जैसे आपने यहाँ पे एक यौगिक ए लिया हुआ है जो कि निश्चित रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि जो वो क्या करती है, हमेशा जो जलती हुई लौ है या जलता हुआ कोई भी आग है उसको बुझा देता है। तो इस प्रकार लिखेंगे आप लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने, HCl के साथ उसकी अभिक्रिया कराई तो हमें मेरा कैल्शियम क्लोराइड मिला। देखिए क्वेश्चन में भी ये लिखा हो कि कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जलती हुई लौ है वो बुझा देती है, मोमबत्ती को बुझा देगी। दूसरी चीज़ हमें मिलेगी जल, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है बच्चों, तनि सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा है बच्चों कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला प्रश्न देखें बच्चों यहाँ पे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जिंक लिया आपने, उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया आपने, ठीक। तो क्या बनता है बच्चों, जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही, निकले क्योंकि लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है, नेचुरल सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो नंबर बी देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है Mg, उसका हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, यानी MgCl2 मिलेगा। साथ में MgCl2 क्या है, ये एक तरीके का लवण है और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपने क्या किया, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम चूर्ण लिया, उसको आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिया तो हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस, साथ में हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे लोहा यानी आयरन यानी Fe, इसका आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराई, हमें मिला आयरन क्लोराइड मिलेगा, यानी FeCl2 मिलेगा, साथ में हमें हाइड्रोजन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। यानी अम्ल एवं क्षारक के जो जलीय विलयन होते हैं, अगर आप अम्ल को आप जल में डालेंगे या क्षार को आप जल में डालेंगे तो उसमें से विद्युत प्रवाह क्यों होती है, ये कारण है, मतलब क्या कारण है। तो उत्तर आप लोग लिखेंगे इस प्रकार कि अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनीकृत होकर धन आयन एवं ऋण आयन में टूट जाते हैं। यानी कि जब भी आपने अम्ल को या क्षार को जल में मिलाया तो क्या हुआ, इसके जो अम्ल के जो आयन थे वो टूट जाएंगे, आयनों में टूट जाएंगे, किस में टूटेंगे, धन आयन में और ऋण आयन में। उसी प्रकार क्षार भी जो है जलीय विलयन में क्या होगा, आयनीकृत हो जाएगा, यानी कि धन आयन में और ऋण आयन में टूट जाएगा। इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसी वजह से उसमें से विद्युत जो है प्रवाह होती है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों कि विभिन्न अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी जितने भी अम्ल हैं उनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक जैसे ही होंगे, क्योंकि उनमें उनके विलयन में हमें क्या मिलता है, H+ आयन निकलती है। साथ ही साथ जो क्षारक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि जो विलयन बनता है, विलयन लेते हैं उसमें OH आयन उत्पन्न होता है।
यहाँ देखेंगे बच्चों कुछ क्षारक एवं अम्ल जो ऋणायन व धनायन देते हैं। तो अम्ल के नाम है जैसे HCl, तो धनायन को क्या देगा H+ और ऋणायन Cl-। HNO3 जो है वो H+ देगा धनायन और ऋणायन देगा नाइट्रेट आयन यानी NO3-। अम्ल है बच्चों CH3COOH, जो धनायन है वो H+ है और जो ऋणायन है वो एसीटेट आयन यानी CH3COOH नेक्स्ट है बच्चों कि अम्ल का जो है वो H2SO4 है, इसमें जो धनायन है वो H+ है और जो ऋणायन है वो सल्फेट आयन यानी SO4 2-। यहाँ पे कुछ क्षारक भी हैं जैसे NaOH, जो धनायन देगा Na+ और ऋणायन देगा OH-। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और इसमें जो धनायन देगा वो Ca2+ हमें मिलेगा ऋणायन यानी OH-। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ अम्ल जो हैं वो क्या दे कौन कौन से धनायन या ऋणायन देंगे और क्षारक कौन से धनायन या ऋणायन देंगे। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो HCl है और HNO3 है ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, यानी H+ तथा Cl- में HCl जो है वो टूट जाएगा। उसी तरीके से HNO3 जो है वो H+ तथा NO3- में टूटेगा। लेकिन जो ग्लूकोज होता है बच्चों C6H12O6 या फिर अल्कोहल होता है C2H5OH जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन तो होता है परंतु ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि जल में विलय होने पर ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। क्या नहीं देंगे? हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, इसी वजह से ये आयनीकृत नहीं होते हैं और इसमें जो है अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आयनीकृत शब्द यानी कि आयनों में टूटना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी विद्युत का इसमें प्रवाह होगा तो आप आयनीकृत शब्द ज़रूर लिखेंगे। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है क्योंकि अम्लों का जलीय विलयन जो है वो आयनीकृत होकर के धन आयन व ऋण आयन में उत्पन्न करता है, यानी ऋणायन भी मिलेगा और धनायन भी मिलेगा। इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण बच्चों अम्लीय विलयन जो है विद्युत चालन करता है। जैसे HCl जो है वो हमें H+ तथा Cl- देगा, HNO3 है वो H+ तथा NO3- देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। यानी जो शुष्क आपने हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो क्या शुष्क जो यानी सूखा जो लिटमस पत्र है उसका रंग नहीं बदलेगी। अभी देखेंगे बच्चों कि जो शुष्क HCl गैस है वो शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है क्योंकि बच्चों जो उसमें जो जल की अनुपस्थिति के कारण, कि जल तो अनुपस्थित है यानी कि है नहीं वहाँ पे उपस्थित, तो क्या होगा कि आयनीकरण नहीं होता है जिसके कारण आयन H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा। तो जब H+ आयन नहीं उत्पन्न होगा तो ये अम्लों की तरह कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप उत्तर लिख लें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें जो अम्ल होते हैं उसका पूरी तरीके से आयनीकृत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चों कि अम्ल के तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जब आपने अम्ल को तनुकृत करना है यानी कि उसको थोड़ा डाइल्यूट करना है तो उसके लिए आप ये क्यों ज़रूरी है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। यानी एक बोतल में आपके पास अम्ल है, दूसरे में जल है,
तो आपको अम्ल को धीरे धीरे जल की बोतल में डालना है, ना कि जल को अम्ल की बोतल में डालना है। क्यों? इसका कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अम्ल और जल की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि इसमें से ऊष्मा निकलती है और बहुत तीव्र गति से ऊष्मा निकलती है, अर्थात इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तनु अम्ल तैयार करने के लिए जब सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जल की अधिक मात्रा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी कि जब भी आप अम्ल को जल की बोतल में डालेंगे धीरे धीरे करके, तो जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो जल की बोतल जो है, यानी कि जल जो है उसको अवशोषित कर लेगा। लेकिन जब आप जल को सांद्र अम्ल में डालते हैं तो ऊष्मा की बड़ी मात्रा तुरंत निकलती है। ये ऊष्मा जल की कुछ मात्रा को विस्फोट के साथ भाप में बदल देती है, यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है जो हमारे कपड़ों एवं चेहरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक तापमान के कारण बच्चों कांच का पात्र भी टूट सकता है, क्योंकि बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इस वजह से जो बोतल है अम्ल की, वो टूट भी सकती है। तो इस आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। यानी क्या होगा कि जब भी आप इसको विलयन को तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी सांद्रता जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कैसे कम होगी? प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ती जाती है। यानी जब भी आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्षारक मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो OH का जो सांद्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें से विद्युत क्यों नहीं प्रवाह होती है, जबकि जो बारिश का जो पानी है उसमें से विद्युत बहुत जल्दी प्रभावित होने लगती है। तो आश्रित जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है, क्योंकि आश्रित जल का आयनीकरण नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है आयनीकरण। इसमें लवण व गैस नहीं होती है, जबकि वर्षा के जल में कई गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा SO2 घुली होती है, जो जल की बूंदों के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बना देगी? कार्बनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, और इन अम्लों का आसानी से आयनीकरण हो जाता है, जिस कारण से बच्चों इसमें से विद्युत का चालन सुगमतापूर्वक हो जाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है कि कार्बनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं, और ये जब आयनीकरण होता है इनका तो इसी वजह से उसमें जो है जल का प्रवाह होने लगता विद्युत का प्रवाह होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, यानी अम्ल का जो नेचर है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनीकृत नहीं होता, यानी कि जल नहीं होगा तो अम्ल जो है वो आयनीकृत नहीं होगा और हमें क्या नहीं मिलेगा, H3O- नहीं उत्पन्न होगा। इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, यानी कि अगर जल नहीं होगा तो वो अम्ल की तरह काम नहीं करेगा कोई भी अम्ल। अब देखेंगे बच्चों प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन का उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि जब भी आप जल में उनको मिलाएंगे यानी उनका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से टूट जाते हैं धनायन तथा ऋणायन में,
और बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा, जो कि बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। प्रबल अम्ल जो हैं उसके उदाहरण हैं HCl, H2SO4 तथा HNO3। अब देखेंगे दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसी के उल्टे होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होंगे, कुछ ही पार्ट जो है उनका आयनीकृत होगा, और हाइड्रोनियम आयन का निम्न सांद्रता उत्पन्न करते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन बनेगा। उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण हैं बच्चों जैसे एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3, फॉर्मिक अम्ल यानी HCOH, ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि COH का होल ट्वाइस, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, SO4 नहीं है, सल्फ्यूरिक जो होता है वो SO4 होता है, और सल्फ्यूरस जो है बच्चों वो H2SO3 है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो है बच्चों कुछ दुर्बल अम्ल हैं। अब देखेंगे कि प्रबल क्षारक कौन से होते हैं। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं और OH- की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। यानी पूरी तरीके से टूट जाते हैं धनायन तथा ऋणायन में, और ज़्यादा मात्रा में OH- जो है वो बनाते हैं, तो वे कहलाते हैं बच्चों प्रबल क्षारक। उदाहरण है बच्चों NaOH, ये प्रबल क्षारक है। अब देखेंगे दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। उदाहरण है MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है बच्चों, ये दुर्बल अम्ल है, पूरी तरीके से आयनीकृत नहीं होता, यानी कुछ मात्रा में ही आयनीकृत होगा, इसीलिए इसे बच्चों दुर्बल क्षारक कहते हैं। एक बात का बच्चों ध्यान रखिएगा कि सभी क्षारक जो हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर 1 नंबर का प्रश्न बनता ऑब्जेक्टिव में कि क्षार किसे कहते हैं, तो जो क्षारक जल में घुलनशील हो जाते हैं उन्हें क्षार कहलाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों आज की टॉपिक ख़त्म होता है, और इसको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।